स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर ओएलई अकाउंटेंसी सेशन। सो बच्चों, आज हम अकाउंटिंग रेशियोज में आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग रेशियो में हमें 4 हेड में स्टडी करनी थी। सो 2 हेड हम ऑलरेडी अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो आज हम 3rd हेड की स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। इसे 2 नाम है। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक रहेगा एक्टिविटी रेशियोज और इसे हम एक और नाम देते हैं टर्नओवर रेशियोज। So basically these are the ratios that are used to identify to find out कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है अपने रिसोर्सेज को यूज करने में। So जैसे कि यहाँ नाम आया है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ही बेटा होता है सेल्स, या कह लो रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशन। फ्रॉम ऑपरेशंस, ओके। सो इट शोज कि कितने अच्छे से बिजनेस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया गया है, वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज किया गया है टू जनरेट द रेवेन्यू, ठीक। सो हाउ मेनी टाइम्स इज रिसोर्सेज आर रोटेटेड टू जनरेट व्हाट, टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब कितने क्विकली ऐसे रिसोर्सेज को यूज किया गया है ताकि उससे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हो सके। सो दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियोज। तो ये दिखाता है कि बिजनेस कितनी इफिशिएंटली काम कर रहा है। काम करेगा तो किस सेंस में करेगा, अपने पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उनको यूटिलाइज करेगा, वर्किंग कैपिटल को यहाँ यूटिलाइज करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे करंट एसेट्स हो गए, तो आपके इन्वेंट्रीज हो गई, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए। सो इन सब चीजों को कैसे यूटिलाइज कर रहा है बिजनेस इन ऑर्डर टू जनरेट व्हाट, revenue from operation. So these are the ratios that helps us to know whether business is efficient in using the resources of the business or not. Okay, so this is what activity ratios are used for. So इसमें भी 4 ratios की study हमें करनी है। पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकेंड डेटर टर्नओवर रेशियो, थर्ड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, and the last working capital turnover ratio. So these 4 ratios will be studied under the head of activity ratios. So activity ratios में हमें इन 4 ratios की study करनी होगी। So आज जो हम topic start करेंगे वो start करेंगे हम inventory turnover, इसको हम start करेंगे, ठीक है। So inventory turnover से start करते हैं। So आज का सब topic हो गया बेटा आपका inventory turnover रेशियो। अब बेटा इसका एक और नाम है और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ओके, एक चीज और ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इसका नाम टर्नओवर रेशियोज है, ये सारे क्या है, टर्नओवर रेशियोज हैं, ठीक। सो इसकी जो कैलकुलेशन यूजुअली आपकी बेस होगी वो सेल्स पे बेस्ड होगी, ठीक है। इसकी जितनी भी कैलकुलेशन हम करेंगे वो किस पे बेस्ड होगी, सेल्स पे बेस्ड होगी, ठीक। अब यहां पे देख लेते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर का हमारा फॉर्मूला क्या होगा। सो इसका फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसके लिए मैंने आपको कहा था टर्म यूज करिए क्या, कॉक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। ओके,
सो यहाँ हम कंसिडर करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइड करेंगे एवरेज इन्वेंट्री को, और जो भी आंसर आएगा बेटा वो आएगा टाइम्स में, ठीक है। आंसर्स टर्नओवर के सारे टाइम्स में ही आएंगे, क्योंकि इट शोज कि हाउ मेनी टाइम्स रिसोर्सेज आर रोटेटेड इन दी बिजनेस, मतलब कितनी बार इसको बिजनेस में रिसोर्सेज को रोटेट किया गया है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो। देखो कैसे रोटेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका क्या परचेज किया जाता है, रॉ मटेरियल। सपोज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल किया गया, उसे बेटा कन्वर्ट किया गया WIP में, मतलब उसमें कुछ काम वाम हुआ। जब वो WIP में था उसके बाद वो आपका हुआ फिनिश गुड में, ठीक है, फिनिश गुड्स। फिर हो सकता है उसे बेचा गया किस पे, क्रेडिट पे, तो डेटर्स आए, डेटर्स से कैश कलेक्शन किया गया, ठीक है, कैश कलेक्ट करके अगेन क्रेडिटर को पे किया गया, क्रेडिटर से अगेन उधार पे गुड्स खरीदा गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना साइकिल, ये चलता रहता है। इस तरह से बिजनेस के रिसोर्सेज एक जगह से दूसरे जगह रोटेट होते रहते हैं, और इसी के बीच में हमें कैश रेवेन्यू, हमें कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है। देखना होता है कि कितनी सेल्स हुई है, कितना रेवेन्यू बिजनेस में इस साइकिल के दौरान जनरेट हुआ है। सो यहाँ पे इसीलिए आपके सारे जितने भी रेशियोज आएंगे वो टाइम्स में आएंगे, बिकॉज एक्टिविटी रेशियो शोज कि आपका रिसोर्सेज जो है कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है वो किस तरह से बिजनेस में रोटेट हो रही है। अब जैसे कि यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल जो लेके चल रहे हैं, सपोज आपकी एक दुकान है, किसी भी चीज की दुकान है, ठीक, आपने पहले रॉ मटेरियल मंगाया, अब उधार पे और कैश परचेज में जो भी मंगाया हो, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज उधार पे आपने रॉ मटेरियल मंगाया, उस पे कुछ काम करवाया, अब ये रॉ मटेरियल किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, जब कुछ काम करवाओगे, मतलब पूरी तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो WIP कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी उसपे काम बाकी है, ठीक। तो आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक आए कि यही रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो गया WIP में, देन WIP कन्वर्ट हो गया किसमें, फिनिश गुड में। फिनिश गुड कौन से गुड्स होते हैं, विच आर रेडी टू सेल, ओके, रेडी टू सेल पोजीशन में आपके पास गुड्स हो गए, ठीक। आपने उसे बेचा कस्टमर्स को, कस्टमर को जिनको आपने बेचा उधार पे वो कहलाएंगे डेटर्स। अब इनसे कैश कलेक्शन होगा, कैश कलेक्शन के बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट होंगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट के बाद अगेन रॉ मटेरियल परचेज, अगेन WIP, अगेन फिनिश गुड, अगेन सेल, कलेक्शन, क्रेडिटर को पेमेंट, देन ये साइकिल बिजनेस में चलता रहता है, ठीक। सो यही इसकी एफिशिएंसी जज करने के लिए, इसी पूरे साइकिल की एफिशिएंसी जज करने के लिए हमें एक्टिविटी रेशियोज का यूज करना होता है कि कितनी अच्छे से बिजनेस अपनी पॉलिसीज या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्टिविटी रेशियोज आर यूज्ड फॉर, एंड दैट्स व्हाई इट इज बेस्ड ऑन दी टर्नओवर। किस पे बेस्ड होती है बेटा, टर्नओवर पे बेस्ड होती है। सो यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर से स्टार्ट किया था। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, आप पहले इन दोनों के मतलब देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अब ध्यान दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। देखो पहले ही बताया था, जो गुड्स आपको बेचे जिससे रेवेन्यू जनरेट होना है उसकी कॉस्ट देखनी है। तो अब ये प्योरली आपका ट्रेडिंग पे बेस्ड होगा। हम ट्रेडिंग बनाते थे ना, जहां पे हम ये सारी चीजें कंसिडर करते थे कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में एंड उसको बेचने तक में, मतलब उसको बेचने वाली स्टेट में लाने के लिए क्या क्या खर्चे लगे थे, जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो हम कहाँ कंसिडर करते थे, ट्रेडिंग में कंसिडर करते थे, ठीक है। एंड देन सेलिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, ये सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते थे, ठीक। सो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही कुछ देखना है, हमें देखना है सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमें ट्रेडिंग वाला पार्ट आपको उठाना है, ठीक। तो ध्यान रखो, देखो गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उन मतलब यहाँ पे देखना है हमें जो गुड्स बेचे जा रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी। अब यहाँ कंसिडर क्या करेंगे, देखो ईयर के स्टार्ट में इन्वेंट्री कितनी थी, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, मतलब कितने स्टॉक से स्टार्ट किया है, ठीक। देन नेट परचेजेस, अब नेट परचेज क्यों कह रहे हैं, अगर किसी तरह का रिटर्न होगा तो बेटा वो परचेज से लेस कर देना, नेट परचेजेस,
ठीक, ओके। जितने भी एक्सपेंसेस बियर किए हो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, यहाँ पे परचेज और कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ठीक। और एक चीज और, जैसे कॉमन एक्सपेंस का नाम आएगा कैरेज, ठीक। इनवर्ड बट पर इनवर्ड लिख दिया, इसका मतलब परचेज के ऊपर अगर कैरेज पे किया है, ठीक है, लेस जितना स्टॉक बच जाएगा साल का और जो नेक्स्ट ईयर में हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। सो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा वो अमाउंट ऑफ स्टॉक होता है ना जिसको हमें बेचना नहीं है, जिसपे कि हम क्या कर रहे हैं उसको नेक्स्ट मंथ उसको नेक्स्ट ईयर लेके जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखा ओपनिंग स्टॉक मतलब ईयर में स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, फिर कितना परचेज किया स्टॉक, फिर कितना खर्चा आया, फिर कैरेज इनवर्ड देखा, फिर क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जिन गुड्स को हम बेचने जा रहे हैं उनको बनाने की कीमत क्या थी। सो ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर ध्यान दो ये आपका ट्रेडिंग का एक पार्ट है कि नहीं है, ट्रेडिंग में ये सारी चीजें हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो अगर यही याद करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, तो ट्रेडिंग की चीजें याद कर लो। ओपनिंग कंसिडर करते थे, परचेजेस कंसिडर करते थे, देन एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड दी एक एक्सपेंसेस का नाम बहुत कॉमन जो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आएंगे, कैरेज। इनवर्ड हो तभी कंसिडर करना क्योंकि इनवर्ड है तो इसका मतलब परचेज पे किया है और हमें सिर्फ और सिर्फ परचेज से रिलेटेड मतलब परचेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस देखने हैं, ठीक। ओके, नाउ लेस क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लेस करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये ऐसा बचा हुआ स्टॉक है पूरे साल का जिसको हम बेचेंगे नहीं, हम अगले साल नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक। सो ये आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, देखो जो गुड्स बेचे उनकी कॉस्ट है जिसपे वो मैन्युफैक्चर हुए हों, जिसपे वो बने हों, ठीक। प्रीवियस सेशंस में आपको एक एग्जांपल बताया था, फॉर एग्जांपल यू हैव मेड सम काइंड, फॉर एग्जांपल आपने कुछ क्लॉथ्स की मैन्युफैक्चरिंग करी, ठीक है, एंड क्लॉथ्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करी वो कॉस्ट कितनी आई, वो आई 2 लाख, ठीक। तो ये कॉस्ट होगी, आपने बेचा कितने पे, 2,20,000 में। उन दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब कितने ज्यादा पे बेचा, ये बीच का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कंसिडर करते हुए यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेल्स की, ये एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना, बाकी सब याद हो जाएगा। सेल्स कैसे आएगी भाई, जितने में बनाया उसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जितना हम प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहते हैं उसे हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक। वो प्रॉफिट जो कि सेल पे हमें अचीव करना है, ठीक। ओके, सो जितने भी बनाया और जितना प्रॉफिट हम अचीव करना चाहते हैं, जितना हम प्रॉफिट रखना चाहते हैं कि इतने मार्जिन ऊपर बेचेंगे, ठीक, वो प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे सेल्स। फॉर एग्जांपल 100 रुपए में आपने कोई चीज बनाई, उस पर आपने कहा भाई 10 रुपए ज्यादा भी बेच देते हैं, तो आपकी सेल्स क्या होगी, 110। अब इसी बेसिक फॉर्मूले का यूज करके क्या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कभी ग्रॉस प्रॉफिट पूछा जाए या सेल्स पूछा जाए तो आप नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अगर इस फॉर्मूले में कोई भी 2 चीज गिवन होंगी तो आप तीसरी चीज इजीली निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना है, जो कि इसमें बहुत याद करने की मेहनत भी नहीं पड़ेगी। सेल इज इक्वल टू कॉस्ट, ऐसे याद रखना। गुड्स को बनाने की कॉस्ट को क्या आते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इट विल बी इक्वल टू सेल्स। अब यहाँ पे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, सेल्स पता है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते हैं। अगर सेल्स में से ये हम ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले जाके माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम इसी से डराइव कर रहे हैं, सेल्स में से जब हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें बेटा, ठीक। ये एक हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इसी बेस पे हम निकालेंगे। अब देखो, अगर अब ये निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट तो हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर सकते हैं। इस चीज को हम इधर भेज देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो वो माइनस करेगी,
ठीक, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए भी फॉर्मूला क्या हो गया, सेल्स में से जब हम कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है, समझे? ओके, तो हो सकता है कि आपको फुल इंफॉर्मेशन दी तब आपको इन सारी इंफॉर्मेशन का यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, और हो सकता है आपको सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन हो, देन आपको उस इंफॉर्मेशन का यूज करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को आ सकता है। अकाउंटिंग रेशियोज में मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है? आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, उन इंफॉर्मेशन को आपको वाइसली यूज करके देन आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होती है, ठीक? तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई, इस फॉर्मूले को बस याद रखो कि भाई सेल्स किससे मिलके बनती है, कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को मिला दें तो भाई सेल्स बन जाती है, ठीक है? सो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैंने आपके लिए ये दो फॉर्मूले और ड्राइव किए हैं, तो ये एक पे ही ये दोनों भी अंडरस्टूड है, ठीक है? ओके, सो ये तो हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके अल्टरनेटिव कि और किस किस तरह से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, देखो एवरेज मतलब किसी चीज का एवरेज निकालना। अब यहां पे देखना है, इन्वेंट्री की बात हो रही है। इन्वेंट्री दो तरह की होती है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है? मतलब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर देना, ठीक? अब यहाँ पे यूजुअली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपको मैथ्स की क्लासेस याद हैं अपनी, तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले तो हमें अगर किसी चीज जैसे 10 चीजों का एवरेज निकालना है तो हम 10 चीजों को पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है? एंड देन उसका एवरेज निकालने के लिए उसका समेशन को, जो भी सम वैल्यू आती है उसको नंबर ऑफ पर्टिकुलर्स जितना का सम निकाला है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक? तो 10 लोगों का एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले आप सबके 10 लोगों के जितनी भी हाइट वगैरह कुछ भी वेट दिया होता था आप उन्हें क्या करते थे, हाइट्स को 10 लोगों की ऐड कर देते थे, फिर डिवाइड कर देते 10 से, ठीक है? तो उसी तरह यहाँ इन्वेंट्री कह रहा है, इन्वेंट्री में कितनी इन्वेंट्री होती है, दो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री दो ही पर्टिकुलर है तो दो से बेटा डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री, ठीक? तो यहाँ पे आपके कुछ फॉर्मूले बहुत रटने की जरूरत नहीं, बहुत बेसिक चीजों से ये फॉर्मूले भी आपके बने हैं, तो आप जो अभी तक पढ़ रहे थे उसी में थोड़ी नॉलेज को और एड ऑन कर दीजिए, ठीक? तो ये हो गया एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला। अब बात आ जाती है ये कि ये रेशियो यूज क्यों होता है। ये रेशियो आपका यूज इसलिए होता है ताकि ये पता चल सके कि इन्वेंट्री जो यूज हो रही है वो एफिशिएंटली यूज हो रही है कि नहीं। तो पहला इसका यूसेज है ये आइडेंटिफाई करना कि वेदर इन्वेंट्री एफिशिएंटली यूज हो रही है कि नहीं, एफिशिएंटली यूज्ड और नॉट। तो कह सकते हैं इन्वेंट्री एफिशिएंटली यूज हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका पहला यूज हो गया। दूसरा ये देखना कि इन्वेंट्री कितने टाइम्स, मतलब हाउ मेनी टाइम्स इट इज यूज्ड टू जनरेट व्हाट, रेवेन्यू, ठीक है? सो इन्वेंट्री को कितनी बार कन्वर्ट किया गया है रेवेन्यू में, मतलब सेल्स में कन्वर्ट किया गया है। अब इन्वेंट्री हम जानते हैं क्या होती है, ठीक है? जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं या जो हम स्टॉक परचेज करते हैं विद द पर्पस टू रीसेल इट, ठीक? अब इन्वेंट्री परचेज करी, उसमें कुछ काम किया, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग करी, देन उसका लास्ट पर्पस क्या हो, टू सेल इट ऑफ ना। तो यहाँ भी ये देखना है कि वो इन्वेंट्री अल्टीमेटली कितनी बार, जो इन्वेंट्री परचेज करी है वो कितनी बार आपकी सेल्स में कन्वर्ट हुई है। हाउ मेनी टाइम्स दिस कंपनी इज एबल टू generate the revenue by converting the inventory into the revenue from operation. Is that clear? So this ratio tells you what? This ratio tells कि business कितना efficient है अपनी inventory को use करने में, ठीक है? And then ये भी बताती है कि business कितना efficient है अपनी inventory को sales में convert करने में, ठीक है? तो जितना ज्यादा high होगा inventory turnover ratio, उतना ही ये बताएगा कि फर्म इज केपेबल टू टर्न दी टू कन्वर्ट देयर इन्वेंट्री इनटू सेल्स क्विकली, ठीक है? कितनी जल्दी जल्दी वो सेल्स कर सकते हैं। तो अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो ये आपको क्या बता रहा है कि बिजनेस इजीली अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रही है, बिजनेस इजीली अपने इन्वेंट्री को सेल कर पा रही है, रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। सो ऐसे केस में बिजनेस
हाई मार्जिन रेट पे भी अगर अपने गुड्स बेचेगी तो भी चलेगा, मतलब प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा भी रखेगी तब भी उसके गुड्स बिक जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इन्वेंट्री टर्नओवर टेल्स। सो हमने यहाँ देखा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की सारी चीजों को हमने केयरफुली एंड इजी वे में स्टडी करी। ठीक है, हमने देखा एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, रेशियो ये यूज क्यों होता है ये भी देखा। तो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं टू वाइंड अप ऑल दिस अप। ठीक है, सो लेट्स सी दी वन एग्जांपल दैट विल टेल ऑल दीज थिंग इन अ बेटर वे। सो लेट्स सी दी एग्जांपल। सो स्टूडेंट नाउ लेट्स सी दी एग्जांपल। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया है, तो जो अभी पढ़ाया उसको समिट अप करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एंड ये आपका ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, यहाँ हमें फाइंड आउट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो पहले उसका लिख लेते हैं फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, ओके, फॉर्मूला वी वेरी वेल नो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ओके ओके, so now let's find out first thing, that is cost of goods sold। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई कितना ओपनिंग स्टार्ट था, ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, कितना स्टॉक बच गया, कितना स्टॉक खरीदा गया, कितने वेजेस लगे। ठीक है, सो अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखो ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 40,000, तो पहली चीज तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि ईयर की स्टार्ट कितनी इन्वेंट्री से करी, कितनी इन्वेंट्री ऑलरेडी अवेलेबल थी बिजनेस में, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर हमें देखना है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितना किया है, तो यहाँ पे क्या बोला था, नेट परचेज कंसिडर करने को। सो हमेशा क्वेश्चन में बेटा ध्यान दे लेना कि ये जो परचेज कंसिडर करोगे ये आपकी नेट होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चेक करने के लिए आपको देखना है क्या परचेज रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन में आगे देखते हैं। देखो वेजेस दिया है, अब वेजेस कहाँ पे होते हैं, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड, तो ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ना वे विल कंसिडर हियर। ओके, नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड। अब आउटवर्ड लिखा है, जब भी आउटवर्ड लिखा हो ना और उसके आगे एक्सपेंस का नाम हो तो इसका मतलब ये एक्सपेंस किस पे किया है, सेल के समय। और हमें सेलिंग के समय जो भी एक्सपेंसेस पे किया हमें वो नहीं चाहिए, हमने जो परचेज करते समय एक्सपेंसेस पे किया हमें वो चाहिए। ठीक है, तो ये हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज और कंसिडर होगी, वेजेस। चलो ठीक, ओके, नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स। अब ये रिटर्न आउटवर्ड्स क्या, अब यहाँ ये से मत समझना, दो तरह के रिटर्न होते हैं ना। ठीक है, इसमें एक होता है आउटवर्ड्स जिसे कहते हो क्या, परचेज रिटर्न, और एक होता है सेल्स रिटर्न, है ना। परचेज और सेल्स के रिगार्डिंग तो रिटर्न होते हैं, तो एक होता है परचेज रिटर्न, एक होता है सेल। अब कैसे पता करेंगे कौन सा परचेज रिटर्न और कौन सा सेल्स रिटर्न है, जब आउटवर्ड्स लिखा है मतलब हमने गुड्स बाहर भेजे हैं। ठीक, हम वापस कब करेंगे, हम गुड्स बाहर कब भेजेंगे, मतलब हमने वापस कर दिए, तो ये आउटवर्ड वर्ड आपका सिग्निफाई करना कि आउट से याद रखना, अगर रिटर्न के बाद लिखा है आउट तो मतलब हमने रिटर्न किया है, अगर हमने रिटर्न किया तो बेटा परचेज रिटर्न होगा। ये आपकी ट्रिक हो गई याद करने की। ठीक है, ऐसे याद करना, रिटर्न लिखा है उसके बाद आप देख रहे हो आउटवर्ड मतलब बाहर, ऐसे सीधे याद करना, आउट मतलब बाहर लिखा है मतलब हम रिटर्न कर रहे हैं, तो भाई हम तो तभी रिटर्न करेंगे ना जब हम परचेज करेंगे। ठीक, और जब लिखा हो इन, रिटर्न के बाद लिखा हो इनवर्ड्स मतलब हमें अब वापस से मिले, इन मतलब बिजनेस के अंदर आ रहा है सामान वापस। ठीक, तो ऐसे समझ लो, इन से याद रख लो कि हाँ ठीक बिजनेस में आ रहा है गुड्स वापस, तो भाई गुड्स वापस बिजनेस में कब आएंगे, जब हम जो सामान बेच चुके हों वो वापस कर दे कोई, सेल्स रिटर्न, ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है रिटर्न आउटवर्ड्स, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका परचेज रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। ठीक, इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कितना हमारा क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, सो अब नाउ सारी इंफॉर्मेशन को एक एक करके हम इक्वेशन में पुट करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000,
ठीक है, प्लस नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का मतलब परचेज जो भी होगा, परचेज है 1 लाख माइनस परचेज रिटर्न दैट इज 10,000। ठीक, इसमें एक चीज और कंसिडर होगी ना, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, जो भी स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर बच गया, अब उसे हम यूज तो कर नहीं रहे इस साल, इसका मतलब वो हम फिर अपनी ओपनिंग एंड नेट परचेजेस में से फिर हम उसे माइनस कर दें। ठीक है, देखो इसे माइनस क्यों करते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये बता क्या रहे, देखो स्टॉक बचे कैसे, मतलब आपने स्टार्टिंग में देखा आपके पास कुछ सामान ऑलरेडी पड़ा था, कुछ सामान आप खरीद के लाए एंड देन आपने कुछ सामान उठा के बेचा, तो आप देख पा रहे हैं कि आपके पास अभी भी फर्म में कुछ ऐसे गुड्स पड़े हैं जिनको दोबारा यूज किया जा सकता है, उन्हें बेचा तो नहीं है अभी तक, अब आप कह रहे हैं चलो इसे अगली बार में यूटिलाइज करें, मतलब नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज कर लेंगे। तो क्या वो इसी का पार्ट नहीं था जो कि यूटिलाइज अब नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग इन्वेंटरी एंड नेट परचेज इसी का पार्ट था जो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज होगा। तो इस वजह से इस क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ से माइनस करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो इस साल यूटिलाइज ना होकर अब वो नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज होगा। क्लियर? ओके, नाउ वेजेस, वेजेस इज 10,000। ठीक, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाज 20,000। सो आंसर आ रहा है 1,20,000। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग है 40 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इज 20 divided by 2, answer 60,000 divided by 2, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30,000। ठीक है, ओके, अब इन दोनों चीजों को हमने फाइंड कर लिया, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 30,000। सो आंसर कितना आ रहा है बेटा, आ जाएगा ये 4 टाइम्स। ठीक, तो ये क्या बता रहा है कि फर्म अपनी इन्वेंट्री को 4 टाइम्स कन्वर्ट कर पाई किसमें, टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन। ठीक, सो 4 टाइम्स इन्वेंट्री हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द सेल्स फिगर। ठीक है, सो यहाँ पे हमें देखा एक बेसिक क्वेश्चन जिसमें हमने देखा फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, कुछ बेसिक चीजों के हमने मीनिंग भी समझी, इन्वेंट्री टर्नओवर का हमने एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिखा। सो इन्वेंट्री टर्नओवर आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियो जिससे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, तो एक सेशन और लेंगे जिसमें इसके रिगार्डिंग एग्जाम बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू क्लास।